मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ जो आपके अलाउद्दीन की आर्थिक जो जिसमें राजस्व का सुधार और आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी राजस्व का सुधार बनाया था, ठीक है, राजस्व का सुधार की वीडियो बनाई थी। और अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाजार नियंत्रण व्यवस्था, क्योंकि आर्थिक सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो व्यवस्था बनाई थी। एक आपका राजस्व का सुधार और दूसरा आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो इसमें क्या था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कि इसका जो उद्देश्य था इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था स्थायी सेना को रखना और प्रशासन और अधिकारी को रखने के लिए इसने करा था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार थे नंबर 1 राजस्व का सुधार और नंबर 2 बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण में 3 थी, मंडी या गल्ला या सराय या दर, मतलब वस्तु द्वारा निर्मित की गई, और तीसरा पशुओं या घोड़े की बाजार व्यवस्था। तो जो मैंने आपको पहले बताई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो आपका राजस्व का सुधार। अब जो वीडियो है ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में क्या थी। इसका जो मेन उद्देश्य था इसका कि अपने साम्राज्य का विस्तार और प्रशासन के लिए सेना का महत्व अधिक था। इसने स्थायी सेना रखी, जिससे के लिए ये चाहता था कि विस्तार हो मेरे साम्राज्य का और स्थायी सेना हो, जिससे कि उन्होंने कुछ रुपये देकर, और क्योंकि इसने आंदोलन करे थे, आंदोलन से अच्छा धन लूटा था इसने, तो वो इसी के सहारा, क्योंकि कोई भी साम्राज्य के लिए या किसी युद्ध के लिए किसी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि उसकी राज्य के उस देश की आर्थिक मजबूत होनी चाहिए। जो आर्थिक मजबूत होगी तो अगर ऑटोमेटिकली मतलब साम्राज्य बढ़ेगा और उसके लिए धन की आवश्यकता या आर्थिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसने 2 आर्थिक सुधार लिखा है, एक राजस्व का सुधार और दूसरा आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि प्रशासन और शासन और आपका स्थायी सेना को गठित करना मेन उद्देश्य था इसका, जो इसने ये सुधार करे। अब अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण वर्णन ने क्या बोला है, वर्णन जो इतिहासकार थे वर्णन ने लिखा है कि राजस्व के दोनों आधार, कौन कौन से दोनों आधार है इसके, आपका एक राजस्व का सुधार और आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है। आधार स्तंभों साम्राज्य विस्तार, ठीक है, इस आधार दोनों स्तंभों साम्राज्य विस्तार, ठीक है, आपका साम्राज्य विस्तार प्रशासन के लिए सेना का महत्व अधिक होता था, ठीक है। मैंने बोला था आपका कि राजस्व के दोनों आधार जो स्तंभ थे, राजस्व का सुधार और बाजार नियंत्रण व्यवस्था, इसका जो था कि साम्राज्य को विस्तार करना, मतलब बड़ा साम्राज्य को बढ़ाना, अपने क्षेत्र के सर्कल को बढ़ाना, और उसके साथ साथ प्रशासन अच्छा होना के लिए सेना का महत्व अधिक होता था। अतः सुल्तान ने विशाल सेना गठित करने के उद्देश्य से, जो बताया था आपको अलाउद्दीन खिलजी का क्या उद्देश्य था, विशाल सेना गठित करने के लिए उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी, एक विशाल सेना को गठित करने के लिए इसने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी, ठीक है। जो मैंने बताया कि बाजार नियंत्रण राजस्व सुधार, इसका मेन उद्देश्य था कि सेना को विशाल करना, स्थायी सेना को रखना, साम्राज्य का विस्तार करना और प्रशासन के लिए सेना को महत्व दिया था। तो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। बाजार नियंत्रण की प्रमुख विशेषता बाजारों पर सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मूल्य पर नियंत्रण, अर्थात वस्तुओं के दामों में स्थिरता बनाए रखना। जो इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो बनाई थी, इसका जो मेन उद्देश्य है भाई सरकारी जो बाजार पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, जिससे कि एक लिमिट में उसकी कीमत धरी जाए, जिससे के लिए बाजार व्यवस्था लागू की गई थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ये उद्देश्य था वस्तुओं के दामों पर स्थिरता, मतलब स्थिरता एक निश्चित, जैसे आपका एग्जाम्पल में कि ये 10 रुपया की है तो ये 12 या 15 या 17 18 20 ये सिस्टम था। तो इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था, कोई भी वस्तु एक निश्चित, यदि आपकी वस्तु 12 की मिल रही है तो दूसरा दुकानदार 18 दे दे 20 दे दे, ऐसा स्थिति से सुधारने के लिए इसने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद में
खिलजी इतिहास के लेखक हैं जो आपके के.एस. लाल, ठीक है। और मध्ययुगीन आर्थिक इतिहास के लेखक हैं कौन? मोरलैंड। तो मोरलैंड ने इसके बारे में क्या बोला था? पहले बर्नी ने तो बोला था कि आपने वही ने लिखा था कि राज्य के दोनों आधार स्तंभों साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासन के लिए सेना का महत्व अधिक होता है। अतः सुल्तान ने विशाल सेना गठित करने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। किसकी नीति? बाजार नीति अपनाई थी इसलिए। और बाजार नियंत्रण की प्रमुख विशेषता बाजार पर सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मूल्य पर नियंत्रण अर्थात वस्तुओं के दामों पर स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। अब खिलजी इतिहास के लेखककार हैं के.एस. लाल और मध्ययुगीन आर्थिक इतिहासकार के लेखक हैं मोरलैंड। मोरलैंड ने क्या बोला? मोरलैंड ने बोला, इन दोनों ने क्या बोला कि सहित, ठीक है, मोरलैंड सहित, तो के.एस. लाल और मोरलैंड के सहित अधिकांश विद्वानों का मानना है कि, ठीक है, अधिकांश विद्वानों का क्या मानना है कि बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था दिल्ली, ठीक है, जो अधिकांश किसने, जो खिलजी इतिहासकार के लेखक थे के.एस. लाल और आपके मध्ययुगीन आर्थिक इतिहास के लेखक थे मोरलैंड। उन्होंने क्या बोला है इसको, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को, और बाजार व्यवस्था क्या थी? क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी दिल्ली के आसपास, ठीक है, ये व्यवस्था थी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही लागू थी, क्योंकि ये सब में लागू नहीं थी। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे उसी में लागू थी। ये किसने बोला? मोरलैंड और के.एस. लाल ने। तो इनमें बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र तक ही लागू थी। उसके बाद में सुल्तान ने बाजार व्यवस्था के सर्वाधिकारी, सुल्तान ने बाजार व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में किसको एक विभाग और नया पद कौन सा था? दीवाने रियासत। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने रियासत क्या था? तो नामक नवीन विभाग एवं अधिकारी की नियुक्ति की थी, और इसके अधीन जो कार्य करते थे उसको क्या बोला जाता था? सेना, जिसको बोला जाता था सेना का मतलब क्या है? निरीक्षक, ठीक है, नियुक्त किए थे। क्योंकि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी कहाँ पर लागू होती? तो कहाँ पर? दिल्ली तथा उसके आसपास क्षेत्र पर ही लागू थी। कौन सी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था। दूसरी कि इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि साम्राज्य विस्तार का प्रसार करना और सेना का महत्व, मतलब स्थायी सेना को देना और विशाल सेना बनाना, इसका ये महत्व था। और जो सरकारी जो बाजार या सरकारी संस्था थी उस पर कोई हस्तक्षेप या कोई उसकी मूल्य को स्थिरता करने के लिए इसका बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी कारण था। और इसने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक विभाग गठित किया था और एक अधिकारी भी नियुक्त था, दीवानी रियासत, ठीक है। दीवानी रियासत सर्वोच्च अधिकारी होता था और एक नवीन विभाग तथा अधिकारी होता था, और इसके जो अधीन कार्य करते थे उसको बोलते थे सेना। सेना का मतलब है निरीक्षक, नियुक्त किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 इसका उद्देश्य, नंबर 2 क्या इसका परिणाम था, और नंबर 3 ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहाँ पर लागू थी। उसके बाद में बाजार व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था, उस विभाग बनाया गया, उसका क्या नाम था? दीवानी रियासत। और दीवानी रियासत के अधीन जो कार्य करते थे उसको क्या बोला जाता था? सेना, जो एक निरीक्षक का कार्य करते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें क्या था कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था में जो परिभाषा थी, ये काफी परिभाषा, क्योंकि 2 पहले थी आपकी वर्णी के अनुसार और मोरलैंड और के.सी. लाल के द्वारा। तो इसमें अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है परिभाषा के मामले में कि ये किसकी परिभाषा थी, ये क्या थी। तो मैंने आपके लिए ये परिभाषा जो मोस्ट परिभाषा है, मुख्य जो परिभाषा है जो आपको मैं बताता हूँ। मुख्य परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। बाजार व्यवस्था के माध्यम से, और ये सब परिभाषा किसके ऊपर है? बाजार नियंत्रण व्यवस्था के ऊपर सब परिभाषा है। बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने सारे देश का खून निकालकर राजधानी का पेट भरा था, ठीक है। जो आपका बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसके बारे में क्या बोला है जो परिभाषा, ये पूछा जाता है कि
बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने सारे देश का खून निकालकर राजधानी का पेट भरा था। ये किसका वाक्य, ये किसका कथन या किसकी परिभाषा है और किसके शासनकाल की है, या कौन उस टाइम में शासक था। तो ये काफी जो मोस्टली जो फेमस हैं, जो अक्सर एग्जामों में टीजीटी, पीजीटी, आईएसपीसीएस या सिविल से लेकर लो लेवल तक, तो ये एनसीईआरटी बेस है, तो इसलिए मैंने मुख्य परिभाषा आपको लिखी है। ये बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने सारे देश का खून निकालकर राजधानी का पेट भरा था। तो ये किसने बोला था, किसने कहा था, ये एसआर राय ने। उसके बाद में दूसरी परिभाषा, बाजार पर अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण का प्रमुख कारण हिंदुओं को देना था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य कारण था आपका बाजार व्यवस्था, उसका जो प्रमुख कारण था हिंदुओं को देना था, क्योंकि उस टाइम पे अधिकांश लोग थे, वो अधिकांश व्यापारी थे, वो कौन थे, हिंदू थे। ठीक है, तो ये किसने बोला, जियाउद्दीन वर्णी ने। जियाउद्दीन वर्णी ने ये भी परिभाषा दी है, जो बाजार पर अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण का प्रमुख कारण हिंदुओं को देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। ये किसने बोला, जियाउद्दीन वर्णी ने। किसने बोला, जियाउद्दीन वर्णी ने। तीसरी परिभाषा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य है जनता को राहत पहुंचाना था। ये किसने बोला है, अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के लिए अमीर खुसरो ने। उसके बाद में चौथी परिभाषा है, जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। ये किसने बोला है, शेख नसरुद्दीन ने। किसने, शेख नसरुद्दीन। इस परिवार में जो ये परिभाषा है, और ये परिभाषा में एक किसमें कि इस पे कह रहा है कि जनता को राहत पहुंचाना और आपके जनता के लिए सुख पहुंचाना और या राहत पहुंचाना, अंतर है। सुख पहुंचाना जो सभी चीज के लिए सुख समृद्धि हमारे पास, हमें कोई पैसे देता है और पैसे देने में हर एक पर्सनलिटी हमारे लिए देता है, लो जी पैसे, तो पैसे से आदमी को सुख प्राप्त होता है। एक राहत होता है किसी दूसरे आदमी की सहायता करना या किसी भी खाना देना, कुछ भी देना। तो इसमें ये परिभाषा में काफी एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है, या परिभाषा कथन ये पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा एग्जाम जो स्टूडेंट है वो उस ऑप्शन में अमीर खुसरो भी डालता है और शेख नसरुद्दीन को डालता है, क्योंकि इसमें थोड़ा का नहीं अंतर है। इसमें क्या बोलना है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें क्या बोल रहा है, जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की, ये शेख नसरुद्दीन का। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जनता को राहत पहुंचाना। ये अंतर है इसमें। ठीक है, इसमें राहत पहुंचाना और इसमें शुरुआत। ठीक है, तो ये इसी परिभाषा थी आपकी। एक बार देख लें, मुख्य बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने सारे देश का खून निकालकर राजधानी का पेट भरा था। ये किसने बोला था, बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की एसआर राय ने। ठीक है, उसके बाद में बाजारों पर अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण का प्रमुख कारण हिंदुओं को देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। ये किसने बोला, जियाउद्दीन वर्णी ने। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना था। ये किसने बोला है, अमीर खुसरो ने। उसके बाद में जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। ये किसने बोला है, शेख नसरुद्दीन ने। और बाजार जो व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना या नियम को बनाना, ये तीन अलग अलग थे। तीन अलग अलग प्रकार के सरकारी बाजार स्थापित किए थे। ठीक है, इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने तीन अलग अलग बाजार नियंत्रण स्थापित किए थे, जिसमें आपका मंडी या गल्ला बाजार, दूसरा सराय दल। सराय दल क्या होता था, ये भी क्वेश्चन हो जाता है, सराय दल क्या था। ठीक है,
यह सराय दल किस विभाग में था, यह सराय दल के ये विभाग किसने बनाया था, सराय दल क्या था, या उस टाइम पे कौन शासक था, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। सराय दल देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा। तो सराय दल होता था निर्मित वस्तुओं का बाजार। और आपका तीसरा दासों घोड़ों में अन्य वस्तुओं का बाजार, क्योंकि इसने 3 अलग अलग प्रकार के सरकारी बाजार स्थापित किए थे। नंबर 1 गल्ला बाजार, नंबर 2 सराय दल बाजार जो निर्मित वस्तुओं का बाजार था, और नंबर 3 दासों घोड़ा में अन्य वस्तुओं का बाजार। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं मुख्य मंडी या गल्ला बाजार। मंडी या गल्ला बाजार एक ऐसा बाजार होता था जिससे कि व्यापार को मंडी में जाना पड़ता था, और उससे पहले इसका पंजीकरण किसके पास होता था, एक जो पहले मैंने बताया सहना, ठीक है। सहना क्या होता था, जो सर्वोच्च अधिकारी कौन था, दीवाने जो सर्वोच्च अधिकारी, तो जो सर्वोच्च अधिकारी कौन था, जो वाणिज्य मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, इसका जो बाजार व्यवस्था का दीवान ए रियासत, ठीक है। तो दीवानी रियासत के जो सहयोगी कार्य करते थे उसको बोलते थे सहना, जिसको आगे सहनाई मंडी बोला था। तो वहां पे सबसे पहले व्यापार को पंजीकरण करवाना पड़ता था, और पंजीकरण करवाने के बाद में जब वस्तु मंडी में ले जाते थे। इसी प्रकार सराय दल निर्मित वस्तुओं का बाजार लगता था। इसमें भी सबसे पहले डायरेक्ट किससे मिलना पड़ता था, दीवाने जो आपका मतलब दीवाने रियासत, सिर्फ दीवाने रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय होता था, ये वाणिज्य मंत्रालय होता था। इसमें सहनाई मंडी या सहना निरीक्षक के पास में पंजीकरण करवाने के बाद में जब आप मंडी में अपने सामान को ले जाते थे, उसी प्रकार सहरा या दल में जो वस्तु निर्मित वस्तुओं बाजार पर, तो इसमें भी पंजीकरण करवाना पड़ता था। तो पंजीकरण किस पे होता था, जो दीवाने रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय उसमें पंजीकरण करवाते थे। और पंजीकरण करवाने के बाद में क्या होता था कि जब आपको इसमें बाजार या इसमें आप जा सकते थे। यदि आपका पंजीकरण नहीं है, जिस प्रकार मंडी गल्ला बाजार में पंजीकरण नहीं करवाया आपने, तो आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसमें जो तीनों नियम, ये तीनों आपके बाजार स्थापित व्यवस्था थी कि ये काफी कठोर नियम थे। यदि आप इसमें पंजीकरण करवाते हैं तो आप इसमें माल बेचने के लिए जा सकते थे। यदि आप पंजीकरण नहीं करवाते तो आप इसमें प्रवेश नहीं करते थे। तो पहला गल्ला बाजार में सहना निरीक्षक के पास में पंजीकरण करना पड़ता था, जिसको सहनाई मंडी बोला जाता है। फिर उसके बाद में नंबर 2 सराय या दल जो एक निर्मित वस्तुओं का बाजार होता था। तो इसमें डायरेक्ट किस में पंजीकरण करवाना पड़ता था, दीवाने रियासत के बाद जो वाणिज्य मंत्रालय होता था उसके पंजीकरण करवाने के बाद में जब ये जो निर्मित वस्तुओं का बाजार था, इसमें क्या था, जैसे वस्त्र, बर्तन और आपके वस्त्र, बर्तन और आपका वस्त्र, बर्तन और जूते, ठीक है। जो वस्त्र, बर्तन, जूते, जो निर्मित वस्तुओं को बाजार में, जो वस्तु हाथ के माध्यम से बनाई जाती थी, तो ये वस्तु उसमें विदेश से वस्त्र हाथ से बनाया जाता था, बर्तन हाथ से बनाया जाता था, जूता भी हाथ से बनाया जाता। तो ये सराय दल में यही वस्तुएं मिलती थी। और एक इसमें खासियत है कि बदायूं, ठीक है, ये कहां पे लगता था मेला, ये बदायूं के पास में एक काफी बड़ा वहां पर क्षेत्र था। तो ये वहां पर मेला लगता था सराय दल, ठीक है। सराय दल में मेला लगता था, बदायूं के पास में काफी बड़ा विशाल मैदान था जिसमें ये सराय दल बाजार लगता था। और ये नहीं है कि आप किसी भी राज्य, किसी के पड़ोस के राज्य या देश या दिल्ली का व्यापारी थे या विदेश भी बाहर से माल लेकर यहाँ पर बेचते थे, ठीक है। ये कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपके पास में भारत के ही यहाँ हाथों द्वारा निर्मित वस्तु बनाई जाती थी वही बेचे, या तो उसके पास का राज्य या देश भी अपनी वस्तु को दिल्ली से लाकर या दिल्ली से लाकर विदेश से लाकर इस बाजार में बेच देता था। और आपका तीसरा है दास व घोड़ा व अन्य वस्तुओं का बाजार। ये इसमें दास भी, घोड़े व अन्य वस्तुओं का बाजार लगता था। किसके काल में, ये
और ये क्वेश्चन जो परिभाषा है ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप नोट कर लें। और आपको पता है कि 3 अलग अलग प्रकार के सरकारी बाजार स्थापित किए थे, जिसमें आपके सामने है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गल्ला बाजार को क्या बोला जाता है, तो शहनाई मंडी बोला जाता है। और इसका जो पंजीकरण कहाँ होता था, शहना में होता था। जो निरीक्षक होता था उसे पंजीकरण करवाना पड़ता था, पंजीकरण करवाने के बाद में आप उसमें जा सकते थे। और शहरा दल का पंजीकरण, शहरा दल क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्मित वस्तु का बाजार ये कहाँ पर लगता था, बदायूं में लगता था, बदायूं के क्षेत्र में काफी विशाल क्षेत्र था उसमें लगता था। और फिर उसके बाद में पंजीकरण इस पे कहाँ करवाना पड़ता था, तो एक विभाग एक पद या अधिकारी होता था जो आपका इसको कंट्रोल करता था, जो वाणिज्य मंत्रालय में, वाणिज्य मंत्रालय दीवानी रियासत में पंजीकरण करना पड़ता था। ठीक है। और अब है नंबर 1 मंडी या गल्ला बाजार। मंडी गल्ला बाजार था, ये अनाज और दालों के ऊपर ये बाजार लगाया जाता था। जो मैंने आपको बताया है कि ये किस पे था, जो दालें थी और अनाज के व्यापार मंडी या गल्ला बाजार लगता था। और इसमें क्या था, नगर के हर एक भाग में केंद्रीय गल्ला मंडी के बाजार की स्थापना की जाती थी। और स्थापित करने के बाद में जब ये माल को विक्रय होता था उसमें जाके, और उससे पहले एक प्रोसेस था, शहना निरीक्षक होता था। पहले व्यापारी उस पर पंजीकरण कार्यालय में करवाता था, उसके बाद में माल को अपना विक्रय करता था इसमें जाके। और शहना ए मंडी, ठीक है, शहना ए मंडी भी बोलते हैं इसको, शहना ए मंडी, जिसमें उसमें सबसे पहला शहना मंडी का जो पद पर नियुक्त किया था उसका नाम था मलिक मकबूत को, मलिक मकबूत को। उसके बाद में दूसरे नंबर सराय अदल, जो निर्मित वस्तुओं का बाजार होता था, सराय अदल निर्मित वस्तु का बाजार होता था। तो इसकी स्थापना सरकारी धन से, ठीक है, इसकी स्थापना क्या होती थी, सरकारी धन से बदायूं के निकट खुले मैदान में लगाया जाता था। और हर प्रकार की निर्मित वस्तुएं जैसे जूते, बर्तन और वस्त्रों आदि का बाजार था। यहाँ पर दिल्ली वस्तुओं के अतिरिक्त अधिनिष्ठ राज्यों तथा विदेशों में भी वस्तुएं लाई जाती थी। इस प्रकार व्यापारी को सीधे दीवानी रियासत वाणिज्य मंत्रालय कार्यालय में पंजीकरण करवाना पड़ता था। इस पद पर सर्वप्रथम कौन नियुक्त हुआ था, जो वाणिज्य मंत्रालय था दीवानी रियासत पर याकूत को नियुक्त किया गया था। सुल्तान ने परामर्श पर ही दीवानी रियासत द्वारा वस्तुओं के मूल्यों की सूची जारी की जाती थी, क्योंकि जब मूल्य की सूची जारी की जाती है किसके माध्यम से, सुल्तान के माध्यम से जारी की जाती थी। इस प्रकार बाजार में कोई भी निर्धारित मात्रा से, और इसमें नियम था कि बाजार में कोई भी जो निर्धारित मात्रा जो सुल्तान जो जारी करता था सूची, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता था। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता था, ये भी सूची में प्रावधान था जो लादुल खिलजी ने किया था। और अमीरों के लिए परमिट बनाया जाता था, और जो परमिट जारी करता था उसको जो बोला जाता था परवाना नवीस। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मंडी या गल्ला, ये पूछते हैं मंडी या गल्ला क्या होता है, ऑप्शन दे दिया आपको पता जाएगा, ये अनाज और दालों का बाजार था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, मंडी या गल्ला यह अनाजों व दालों का बाजार था। नगर के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग में केंद्रीय गल्ला मंडी की स्थापना, ठीक है, केंद्रीय गल्ला मंडी की स्थापना की गई थी, जहां पर सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर अनाजों का विक्रय होता था। गल्ला मंडी के व्यापारियों को शहना, मतलब इसको शहना क्या होता था, निरीक्षक के कार्यालय में पंजीकरण करवाना पड़ता था। शहना मंडी पर जो पद से नियुक्त किया था सर्वप्रथम कौन करा था, मलिक मकबूत को। ठीक है, और उसके बाद में सराय अदल जो निर्मित वस्तुओं का बाजार था, इसकी स्थापना सरकारी धन से बदायूं के निकट खुले मैदान में की गई थी। यह हर प्रकार की निर्मित वस्तुओं जैसे एग्जाम्पल में जूते, बर्तन, वस्त्रों आदि का बाजार था। यहाँ पर दिल्ली वस्तुओं के अतिरिक्त अधिनिष्ठ, मतलब दिल्ली ये नहीं है कि दिल्ली वस्तुएं वहाँ पे बेचती थी, विदेश से भी वस्तु आती थी बल्कि, और उसके पास पड़ोस वाले राज्य थे वहाँ पर जो पड़ोस देश थे या विदेश से भी आते थे। इसमें क्या प्रावधान किया था लादुल खिलजी ने कि बदायूं के खुले मैदान में लगता था, और जो हाथों द्वारा जो निर्मित वस्तुएं जैसे आपको बताया जूते, बर्तन, वस्त्र जो भी है एग्जाम्पल में और भी थी,
कि जो हाथ से बना के कारीगरी बना के इस बाजार में ले जाता था, तो वहां से विदेशों से भी माल इस बाजार में आता था, और जो इसके पास के जो राज्य है वहां से भी माल इसमें आता था, क्योंकि ये प्रावधान था उसमें जलालुद्दीन खिलजी का था। ये निश्चित ये नहीं था कि भारत का ही उसमें मटेरियल, भारत का ही माल बिके, विदेशों से वाले भी आके यहाँ पे माल बेचते थे और उसके पास वाले राज्य वाले भी माल इसमें बेचते, इसे बाजार में बेचते थे। तो इसमें क्या था कि दिल्ली वस्तुओं के अतिरिक्त अधीन राज्यों का विदेशों से वस्तु लाई जाती थी। इस बाजार में व्यापारियों को सीधे किससे संपर्क करना पड़ता था? दीवाने रियासत, जो वाणिज्य मंत्रालय, दीवानी रियासत वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय में पंजीकरण करवाना पड़ता था इस पद पर, क्योंकि जो दीवानी रियासत, जिस प्रकार आपका सेना मंडी पर पद पर अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया था? मलिक मकबूत को। उसी प्रकार दीवानी रियासत पर वाणिज्य मंत्रालय, उस पद पर किसको नियुक्त किया था? याकूत को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी ने याकूत को नियुक्त किया था। सुल्तान ने परामर्श पर ही दीवानी रियासत द्वारा वस्तुओं के मूल्यों की सूची जारी की जाती थी, और इस बाजार में कोई भी निर्धारित मात्रा से अधिक सामान सामान नहीं खरीद सकता था। इसके लिए अमीरों को परमिट जारी किया जाता था, और इसे जारी करने वाला अधिकारी होता था परवाना नवीस। क्या कहलाता था? परवाना नवीस कहा जाता था। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, मंडी गल्ला क्या है? ठीक है, मंडी या गल्ला बाजार क्या है? तो आपको बताना है, यह है अनाज व दालों का बाजार। ठीक है, एक क्वेश्चन, इसकी परमिट के लिए किससे परमिट मांगनी पड़ता था, या कहाँ पर इसको पंजीकरण करवाना पड़ता था व्यापारी के लिए? तो कहाँ पर? सेना। 2 क्वेश्चन, सेना मंडी पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? मलिक मकबूत को। तो मलिक किसको? मलिक मकबूत को। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए जो एग्जाम पूछे जाते हैं। और सराय दल क्या है? एक क्वेश्चन है, सराय दल क्या है? तो ये क्या है? निर्मित वस्तुओं का बाजार। ठीक है, और सराय दल जो बाजार लगता था कहाँ पर लगता था? तो बदायूं के निकट खुले मैदान लगता था। तो ये सराय दल क्या था? जूते, बर्तन, वस्त्र जो हाथों के माध्यम से और निर्मित वस्तुओं के बाजार लगता था, दिल्ली या विदेशों से भी यहाँ पे आ जाता। तो इसका जो पंजीकरण कहाँ करवाना पड़ता था? ये वाणिज्य मंत्रालय, जो दीवाने रियासत बोला जाता है, यहाँ से करवाया जाता। तो दीवानी रियासत पर सर्वप्रथम जो किसको नियुक्त किया था? याकूत को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। और एक बात और कि सुल्तान के माध्यम से ही ये सूची तैयार की जाती थी, और वो सूची से ज्यादा जो भी इसमें रेट होता है 12 है तो 12 से 13 नहीं बेच सकता, 12.5, 12.5, 12, 10 भी नहीं बेच सकता था। तो ये सूची जो उसमें सूची तय करता था कि ये माल इतने बिकना है। यदि इससे ज्यादा कोई माल बेचता था बाजार में तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए जान सबको प्यारी है, इसलिए कोई नहीं करता इस काम को। तो इसमें सर्वप्रथम जो नियुक्त किया था पद दीवानी रियासत पर, तो याकूत तो किया था। ये क्या था? वाणिज्य मंत्रालय था। इसी में ही पंजीकरण करवाना पड़ता था, जो सरायदल मंडी सरायदल बाजार लगता था। ठीक है, और इसकी जो परमिट, जो अमीर लोग थे उनको परमिट बनाया जाता था, और जो परमिट जारी करता था उसको क्या बोला जाता था? परवाना नवीस। ये बहुत कुछ समझा जाता है कि परवाना नवीस क्या था। तो परवाना नवीस क्या था? जो अमीर लोगों को परमिट जारी किया जाता था, और जो परमिट जारी करता था उसी को, जो अधिकारी परमिट जारी करता था उसी को क्या बोला जाता है? परवाना नवीस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमें 6-7 क्वेश्चन है जो थ्योरी में से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नंबर 2 है, इसमें इस बाजार में मुल्तान के व्यापारियों को दिल्ली के व्यापारियों की तुलना में कम लाभ होता था। इसमें क्या था? नंबर 2 में ही जो आपका सराय दल है उसी में ही जो मुल्तान के जो व्यापारी थे दिल्ली के व्यापारियों की तुलना में कम लाभ मिलता था। कहाँ के? मुल्तान के व्यापारियों को। अतः मुल्तान व्यापारियों को 20 लाख टन का अतिरिक्त दिया जाता था। कितना? वो मुल्तान के व्यापारी थे, उनको 20 लाख टन का अतिरिक्त अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, ताकि यहाँ पर सामान लाकर बेच सके। क्योंकि जो मुल्तान से आते थे व्यापारी, जो दिल्ली से व्यापारी जाते थे बदायूं में, तो वहां पर दिल्ली वालों के लिए, व्यापार के लिए ज्यादा लाभ होता था, और जो मुल्तान से आते थे उनको कम होता था। इसलिए लाहौर सुल्तान ने क्या करा
कि उनको अलग से 20 लाख टन का अतिरिक्त धनराशि अधिक उपलब्ध करवाई। मतलब दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दिल्ली के व्यापारी थे उनका लाभ ज़्यादा होता था। मुल्तान का जो व्यापारी, भारत में लाभ व्यापारी आते तो काम होता था, तो इसलिए सुल्तान ने क्या करा, जो मुल्तान के व्यापारी थे उनको 20 लाख टन का अतिरिक्त दिया। किससे? दिल्ली के व्यापारियों से। तो जाकि वो माल यहाँ से माल वहाँ से यहाँ पर बेच सके। ठीक है। उसके बाद में नंबर आता 3, दासों घोड़ों में अन्य वस्तुओं का बाजार। इसमें क्या था कि दासों, जो दास थे वो इसमें काके में बेचे जाते थे, घोड़े भी बेचे जाते थे, अन्य वस्तु भी बेचे जाते थे। और एक बात और, जो तीनों ही ये नियम है, कौन सा? मंडी या गल्ला बाजार, सराय या दर, निमित्त वस्तुओं का बाजार, और आपका घोड़े या दासों अन्य वस्तुओं का बाजार। ये तीनों ही कोई बाजारों में जमाखोरी, कालाबाजारी पर पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि इतने सख्त आदेश थे कि इस पर कोई झूठ नहीं बोल सकता था, दाम में ज्यादा रेट नहीं कर सकता था। तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सख्त नियम बना रखे थे, जिससे कि इसमें कोई धोखाधड़ी या कालाबाजारी नहीं होती थी। तो इसमें और एक बात और, यदि किसी कारण व्यापारी को हानि होती है तो उसका व्यापारी का जो हानि होती थी, तो इसमें हानि के लिए कौन देता था? जो सरकार के द्वारा माध्यम से उसकी सहायता करी जाती थी। और तो इस प्रकार है दासों में घोड़ा, अन्य बाजारों में बाजार। वो तीनों प्रकार की बाजारों में जमाखोरी, कालाबाजारी पूर्ण प्रतिबंध था। बाजारों में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती थी। किसी भी व्यापारी को नुकसान होने पर उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जाती थी। और बाजारों में जो बाजारों में थे बड़े शब्द था, जिसको बोलता है गुप्तचर अधिकारी। और जो दूसरा शब्द था जो आपका सूचना दाता होता था, मुनिहियान। ठीक है। ये क्या था? मुनिहियान नामक एक सूचना दाता होता है, सूचना देता था। और एक होता था बड़े, जो गुप्तचर अधिकारी देता था। ये हर एक दिन सुल्तान को प्रत्येक दिन गुप्तचर सूचना प्राप्त करवाते थे। ठीक है। कौन देता था प्रत्येक दिन सूचना? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को, जो गुप्तचर, जो बरीद विभाग या बरीद अधिकारी बनाया था। और एक परिभाषा आती है वर्णी की, ये भी कहा गया है वर्णी के अनुसार बाजार व्यवस्था से लाभ आम जनता में नहीं बल्कि सामंत सैनिक को हुआ था। क्योंकि ये ठीक है, इनकी अधिकतर जो विद्वान इतिहासकार इतिहास जो बताते हैं, कि इसमें क्या था कि जो मध्यम परिवार था वो तो ऑलरेडी इनके अंडर में काम करता था। क्योंकि जो आपका इस सरकार के अंडर में ये बाजार लगता था, तो इसमें बड़े छोटे जो निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के वो इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होता था। और इसमें जो ज़्यादा व्यापार करते थे अमीर लोग, सामंत, जो सामंत होते थे और सैनिक होते थे, उन्हीं को लाभ मिलता था। क्योंकि काम केवल करते थे निम्न वर्ग के लोग, उनको लाभ नहीं मिलता था। और जो बड़े लोग थे, सैनिक थे, अमीर लोग थे और सामंत थे, उनको इसमें व्यापार में काम करते, जो आम जनता के लिए नहीं था, ये इन लोगों के लिए आता। अधिकांश इस बात पर जो वर्णी के अनुसार जो विचार करती हैं, अधिकांश विद्वान इसको ही मानते हैं। ठीक है। बाजार व्यवस्था से लाभ आम जनता में नहीं बल्कि सामंत व सैनिक को हुआ था। ठीक है। दूसरी, अमीर खुसरो ने बोला है सुल्तान के बाजार व्यवस्था का हित जनहित बताया था, क्योंकि ये हमेशा अमीर खुसरो की तारीफ करता था और वर्णी हमेशा जो आलोचना करता था, उसने आलोचना किया था। और ये एक हद तक जो वर्णी ने बोला, ये हद तक सही भी है। क्योंकि इसमें क्या था कि गरीब जो लोग थे इसमें काम करते थे नीचे, और अमीर लोग पैसे लगाते थे। अमीर लोग, एक सिंपल सी बात है, जिसे पैसा होगा बिजनेस वही करेगा, और जिसे पैसा नहीं होगा बिजनेस नहीं करेगा, और लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। तो इसमें यही कंडीशन था अलाउद्दीन खिलजी का। और सबसे बड़ा परिणाम तो ये था जी, ये जमीन थी और जो बाजार लगते थे, ये सब सरकार के अंडर में लगते थे। किसके? सरकार के अंडर में लगते थे। और सेना, ठीक है। सेना, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी सेना को स्थायी, ठीक है, इससे पहले क्या था, कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जिसने अपनी सेना को स्थायी गठित किया है। और ये प्रथम ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत काल का अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सेना को स्थायी गठित किया और उसके साथ ही साथ इसने नगद वेतन भी दिया सेना को।
ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा है जिसने सेना को स्थायी बनाया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस वंश का था? खिलजी वंश का था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नगद वेतन किस शासक ने दिया था और किस वंश में था वो? तो नगद वेतन किसके ने? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया और स्थायी सेना का गठित किया। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश का था? खिलजी वंश का। उसके बाद में इसका क्या काम था? जो घोड़े थे उस घोड़े पर इसने दाग या हुलिया या निशान लगाने की प्रथा परंपरा या चालू करी, जिससे कि आगे चलकर वो प्रथा भी चली, क्योंकि इसने घोड़े की पीठ पर शाही निशान दागने तथा सैनिक का हुलिया, क्योंकि सेना थी, इसकी स्थायी सेना थी और प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना डाका, उसमें सेना को नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, स्थायी सेना गठित करने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और घोड़े पर पीठ पर शाही निशान दागने वाला सैनिक का हुलिया। ठीक है, क्या था? ये पूछा जाता है, सैनिक का हुलिया या घोड़े पर निशान दागने वाला कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। और या चेहरा दर्ज करने की व्यवस्था लागू हुई थी कि क्या कि घोड़े पर पीठ पर शाही निशान दागना तथा सैनिक का हुलिया या चेहरा दर्ज करने वाला व्यवस्था लागू की थी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसके अलाउद्दीन खिलजी में सेना में कौन क्या था कि सर्वप्रथम घुड़सवार, क्योंकि सेना कौन थी? घुड़सवार सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, हाथी सेना भी थी और सैनिक भी थे, शामिल थे किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में जिला की सेना थी। क्या थी? ये कुछ समझ आता है, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और सैनिक। ठीक है, ये हाथी सेना सैनिक शामिल थे। और एक बात और पूछा जाता है कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सेना थी कौन सी थी? घुड़सवार सेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही कि अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण सेना कौन सी थी? घुड़सवार सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद में फरिश्ता के अनुसार क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी 4,75,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मजबूत थी घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, जो सेना सैनिक थे उसमें इसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेना थी कौन सी थी? घुड़सवार सेना थी। इसलिए फरिश्ता के अनुसार घुड़सवार सेना का जो उन्होंने बताया है 4,75,000 घुड़सेना शामिल थी। भली भांति जांच पड़ताल करके नियुक्त किए जाने वाले घुड़सवार सैनिक को सरकारी भाषा में क्या बोला जाता? मुरुद्दम। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छी जांच पड़ताल करने के बाद में घुड़सवार सैनिक बन जाता, सेना थी, वो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट सेना भर्ती हो, उसकी अच्छी जांच पड़ताल होती थी, ये सक्षम है सेना में घुड़सवार डाल, ये आगे इसके मतलब एज कितनी है, ये सब एक सिस्टम देखा जाता था। और उस सिस्टम से गुजरने के बाद में जो सरकारी भाषा में घुड़सवार सैनिक का सरकारी भाषा में कहा जाता था? मुरुतम। ठीक है, मुरुतम कहा जाता था। और सुल्तान द्वारा एक घोड़े वाले सैनिक को ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एक घोड़े वाले सैनिक को कितना मिल जाता? 234 टंका। एक घोड़े वाले सैनिक को कितना मिलता? 234 टंका। ठीक है, प्रति वर्ष वेतन। ये क्या था? प्रति वर्ष था वेतन। और आपका जो अतिरिक्त रखता था घोड़ा, तो उसको मिलता था 78। ठीक है, एक घोड़े वाले सैनिक को ये पूछा था क्वेश्चन, एक घोड़े वाले सैनिक को अलाउद्दीन खिलजी प्रति वर्ष कितना वेतन देता था? 234 टंका देता था। यदि अतिरिक्त कोई घोड़ा रखता था तो उसको कितना टंका देता था? 78 टंका प्रति वर्ष देता था, यदि एक से अधिक घोड़ा रखता था। ठीक है, तो प्रति वर्ष 234 टंका प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। यदि कोई सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता है तो उसे अतिरिक्त घोड़े के लिए 78 टंका प्रति वर्ष भत्ता दिया जाता था। और ये भी क्वेश्चन कि एक घोड़े वाले सैनिक को क्या कहा जाता था? एस्पा। ठीक है, एक को एस्पा और दो घोड़े वाले सैनिक को कहा जाता था दुअस्पा। ठीक, सिंपल सी बात है, शॉर्ट ट्रिक है, एक को एक अस्पा
और 2 को 2 अस्पा। ये पूछा जाता है 1 अस्पा 2 अस्पा ये किसने या किस शासन में, तो इलाउद्दीन खिलजी के शासन में। किसको आता है? एक घोड़े वाले सैनिक को 1 अस्पा और 2 घोड़े वाले सैनिक को 2 अस्पा कहा जाता था। ठीक है, इलाउद्दीन। अब और उसके बाद में एक घोड़े वाले सैनिकों को कितना रुपए दिया जाता था? 234 टंका प्रति वर्ष, और यदि इससे अतिरिक्त रखता था उसको 78 प्रति वर्ष टंका दिया जाता था। अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो अभियान किए थे, इसने अभियान किए थे उत्तरी भारत अभियान और आपका दक्षिणी भारत अभियान। आगे को जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा आपका इलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का अभियान। ठीक है, क्योंकि वीडियो छोटी और छोटी से, जिससे कि वीडियो छोटी पार्ट में इलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है वो काफी बड़ा है और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए। और एक बात और, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि KPS अकेडमी चैनल को फॉरवर्ड करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक कम आ रही है। जिससे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो देखें पूरा और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे चैनल में और मेरे को काफ़ी आप लोगों की सहायता से ही सब कुछ है ये, और आप लोगों की सहायता से ही ये चैनल चल रहा है, और जिससे कि मेरे को भी कुछ इसमें फायदा मिले। तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको कल बनाऊंगा, जो आपके इलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किए थे। 2 अभियान किए थे, एक दक्षिणी भारत का अभियान किया था और आपका एक उत्तर भारत का अभियान किया था। तो मैं आगे को वीडियो उत्तर भारत का जो भी अभियान है मोस्ट तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, और आपके लिए सभी लोगों को धन्यवाद।